सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। तो आज जो हम न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, कई सारी न्यूज हैं, लगभग 6, 7, 8 होंगी लगभग। तो सबसे पहली जो न्यूज है हमारी वो है असंसदीय शब्द। यानी एक ये जो न्यूज है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, असंसदीय शब्द 2021। यानी ध्यान आपको ये रखना है, 18 जुलाई से एक सत्र शुरू हो रहा है संसद में, जिसे आप मानसून सत्र के नाम से जानते हैं। तो मानसून सत्र में जब शुरुआत होगी उससे पहले 18 जुलाई को जो शुरू होने वाला है, उससे पहले लोकसभा में जो सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय ने एक बुकलेट जारी की है। क्या जारी किया है? एक बुकलेट जारी की है। बुकलेट का मतलब ऐसे समझ के चलिए, निर्देश पुस्तिका टाइप की। तो निर्देश पुस्तिका जारी करके कुछ शब्दों को असंसदीय शब्द घोषित कर दिया है। ये कह दिया कि भाई देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग संसद में कार्यवाही के दौरान, संसद में बहस के दौरान, संसद में बातचीत के दौरान नहीं होना चाहिए। वास्तव में भारतीय राजनीति में अगर हम संसद की बात करें या राज्यों के विधानमंडलों की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपस में जो चाहे तो संसदीय सदस्यों की बात करें, चाहे विधानमंडल के सदस्यों की बात करें, ये एक दूसरे को संबोधित करते हुए कभी कभी अलंकारों का प्रयोग, कभी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग और कभी कभार माइक वाइक फेंकने लगते हैं, जूते वूते फेंकने लगते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन हो गई। अब इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर हमारी जो है थू-थू होने लगी कि भारत में देखिए, जो लोग पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो लोग नीति निर्माण का कार्य करते हैं, वही लोग जो है आपस में इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो क्या ही ये अच्छी नीति बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क उठने लगा था, लगने लगा था हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो धीरे धीरे हमने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया कि जो माइक पहले उठा करके दूसरे में फेंक देते थे, मार देते थे, उन माइकों को उसमें अटैच कर दिया गया है टेबल में। टेबल उठ नहीं सकता है, तो माइक और टेबल ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब माइक जो है कोई भी उठा करके नहीं फेंक पाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जूते चप्पल जो है अभी भी फेंके जाते हैं कभी कभार। इसके साथ में दूसरी चीज जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग। तो संसद के सदन में जब भी कोई कार्रवाई चले, चाहे वो लोकसभा की चाहे वो राज्यसभा की, तो विपक्षी जो है वो अपने दूसरे पक्ष वाले लोगों के लिए या अपने विपक्षियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते। कुछ शब्दावली चयनित करके रखी उन्होंने, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करके उनको चिढ़ाते हैं। आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। राशि पांडे जी, पूजा यादव जी, आकाश ठाकुर, जितने लोग जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस बुकलेट में कुछ ऐसे शब्दों को दिया गया है कि भाई इन शब्दों का अब संसदीय परिसर में कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, बहस, बातचीत या चर्चा के दौरान। तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं उसको हम जानेंगे। तो बुकलेट में असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से शब्दों और वाक्यों की सूची जारी की गई है। सूची में एक शब्द है भ्रष्ट। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बात करते हुए कह दे रहा है कि तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारी पार्टी भ्रष्ट है, तुम्हारा पूरा का पूरा खेमा जो है वो भ्रष्ट है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कह करके संबोधित नहीं किया जाएगा। अगला शब्द जो चलता है बहुत ज्यादा, जुमलाजीवी, खास करके ये अभी ज्यादा जो लोकप्रिय हुआ है। तो जुमलाजीवी शब्द बहुत ज्यादा चलता है कि आप जो बात करते हो वो सत्य कम होता है, उसमें जुमलाजीवी प्राणी हो, जुमलेबाजी ज्यादा करते हो आप। ऐसे शब्द जो है देखने को मिलते हैं। अगली बात, तानाशाह, तुम्हारी सरकार, तुम सब लोग तानाशाही पर आ गए हो, अर्थात आप लोग तानाशाह हो। ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कमीना, दलाल, घड़ियाली आंसू और खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है संसद में चर्चा के दौरान। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा तो हम जब दो दोस्त आपस में लड़ते झगड़ते तब भी नहीं ऐसा करते, मतलब कोयला, छोकरा, चिलम लेना, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग संसद में क्या शोभा देता होगा? तो यही शब्द जो है संसद की अब तक शोभा बढ़ा रहे थे।
मतलब संसद में माहौल बनाए हुए थे। लेकिन अब चूंकि इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, सूची में इनको रख दिया गया है, तो अब इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे चोर, गोरू, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी और गुल खिलाए, पिट्ठू, ये शब्द ऐसे, इन शब्दों का प्रयोग संसदीय कार्यवाही में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा करते थे। अब इन पर रोक लगाने की बात की गई है। अगली बात, नियम के मुताबिक ऐसी अभिव्यक्ति को असंसदीय मानते हुए रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। यानी नियम के मुताबिक जो ये शब्दावलियां हैं, इनको संसदीय बातचीत वाली जो नियमावली है उससे बाहर कर दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की नियमावली। यानी बातचीत करने की एक नियमावली निर्धारित है, उससे इन शब्दों को बाहर कर दिया जाएगा। यदि अब कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता है, इसका मतलब वो इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे शब्दों को भी शामिल कर लिया गया है जो बेहद सामान्य और बोलचाल में बराबर उनका उपयोग होता है। यानी हमें बातचीत में लगता है कि नॉर्मल टर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है। उन शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जिनको संसदीय नियम के अनुसार गलत माना गया है। जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, वो इसका विरोध कर रहे थे भाई साहब, तृणमूल कांग्रेस के, जिनका नाम था डेरेक, और दूसरे डेरेक ओ ब्रायन, मतलब एक ही नाम है, ब्रायन लारा की तरह डेरेक ओ ब्रायन। तो इन्होंने भाई साहब ने दूसरी बात ये कही कि वास्तव में आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर इन शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया तब हम दूसरे व्यक्ति पर दबाव नहीं बना पाएंगे, और जो चीजें वो डिजर्व करता है उन चीजों को हम उसको दे नहीं पाएंगे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे थे कि हम जो है उसको इन शब्दों से जो है संबोधित करते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। अब उनको अच्छा फील होगा नहीं, तो देखिए क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सूची को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसे नियमों को पाबंदी बताते हुए कहा, कुछ ही दिनों में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सांसदों पर पाबंदी लगाने वाले आदेश जारी किया गया है। अब हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भाई साहब अपना दुख बता रहे हैं। अनुमति, शर्म आनी चाहिए। दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। भाई साहब कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, मैं तो इन शब्दों का प्रयोग करूंगा। आपने भले ही प्रतिबंधित कर दिया है तो क्या हुआ, मैं तो जो है काम करूंगा, आप ध्यान रखिए। ये बात कह रहे हैं ये। आगे देखिए, मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अब कोई भी व्यक्ति भारत में अगर अच्छा कर रहा है वो भी लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, जो खराब कर रहा है वो भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है, जो सुधार करना चाहता है वो भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है, जो सुधारों को रोकना चाहता है वो भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं लोग, और फिर कहने लगते हैं कि मैं जो है लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अच्छा एक बात सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि वो संसद जिसको हम विधि निर्मात्री संस्था कहते हैं, कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कहते हैं, उस कानून निर्माण करने वाली संस्था में जो व्यक्ति इस काम को करने के लिए हमने चुन करके भेजे हैं, चुनकर भेजे हैं कि छांट करके भेजे हैं, चुनी कर भेजे हैं, छांट के तो नहीं भेजे हैं। हाँ, चुन करके भेजे तो उनसे हम ये तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि आप अच्छा कानून बनाएं, अच्छे कानून के साथ में अच्छा माहौल भी क्रिएट करें। अब वही लोग आपस में ऐसी बातचीत करेंगे, अनएथिकल टाइप की बातचीत करेंगे, तो हम क्या उनसे उम्मीद करें कि ये बहुत अच्छा कानून बना देंगे? नहीं बना पाएंगे, बहुत अच्छा कानून नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन शब्दावलियों का प्रयोग ये करते हैं वो शब्दावली कहीं न कहीं किसी न किसी भेदभाव को जन्म देती है, और हम संसद से अपेक्षा करते हैं कि संसद जो है संविधान में लिखे गए जो भेदभाव है, जो अन्याय है, उन्हें समाप्त करके न्याय स्थापित करेगी कानून निर्माण के द्वारा। और दोस्तों ये तो खुद ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अगर संसद में ऐसा रिफॉर्म हो रहा है तो मेरा मानना यह है कि इनको भाई साहब को, तृणमूल कांग्रेस वालों को ऐसी क्या पड़ी थी कि हम तो ऐसे कहेंगे जो है हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब कुछ। तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा,
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ये दोनों व्यक्ति एक तो तृणमूल कांग्रेस के और दूसरे मुख्य कांग्रेस के, तो जयराम रमेश ने तंज करते हुए ट्वीट किया, मोदी सरकार की सच्चाई बताने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों को अब असंसदीय शब्दों की श्रेणी में डाल दिया गया है। ये भाई साहब कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार की बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को हम उजागर करेंगे कुछ शब्दों के माध्यम से। तो अब मोदी सरकार ने अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को जो है असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया है, अर्थात अब हम उनकी पोल नहीं खोल पाएंगे। जबकि रियलिटी ये है, आप खुद सोच करके देखिए, किसी पक्ष के बारे में ना सोचिए कि क्या ये शब्द होना बीजेपी या कांग्रेस, भविष्य में कोई भी पार्टी आती है, कोई भी दल जो है सत्ता में आता है, तो क्या ये ठीक है? जवाब होगा नहीं, है ना। रिफॉर्म्स होना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज डिस्कशन का। वो सेकंड टॉपिक हमारा ये है रेड पांडा। क्या है? रेड पांडा हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। रेड पांडा हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। किसको? 20 पांडा जंगलों में छोड़ने के लिए। किसने? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्या छोड़ेगा? पांडा। पांडा दोस्तों बहुत क्यूट लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है, तो उसी पांडा की बात की जा रही है। तो पांडा को क्या किया जाएगा? कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र सिगलिल्ला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे। यानी पश्चिम बंगाल का जो सिगलिल्ला है वहां पर पांडा जो है वो मिल जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि नए निवासी वहां पर मिल जाएंगे, ये बात कही गई है। तो आगे देखते हैं परिचय। तो दुनिया में 2 प्रकार के पांडा पाए जाते हैं। एक पांडा जो होते हैं उनको कहते हैं विशालकाय पांडा। क्या कहते हैं? विशालकाय पांडा कहते हैं। और दूसरे जो पांडा होते हैं उनको रेड पांडा कहते हैं या लाल पांडा कहते हैं। ये रेड पांडा, ये केवल 2 ही प्रकार की प्रजाति, 2 ही प्रकार के पांडा हैं जिनकी प्रजातियां अपनी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अब आप इधर में देख रहे हैं, ये लाल पांडा है, ये जो बच्चा टाइप दिख रहा है क्यूट पांडा, ये क्या है? लाल पांडा है। इधर आप देख रहे हैं ये बड़ा विशाल पांडा है, ये वाला जो सो रहा है, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? तो ये 2 प्रकार के पांडा पाए जाते हैं दुनिया भर में। अब जो लाल पांडा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? रेड पांडा। रेड पांडा जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये सिक्किम जो राज्य है भारत का, उसका राज्य पशु है दोस्तों। सिक्किम का क्या है? राज्य पशु। अब मुझे ये बताइए, जितने लोग जहां जहां से जुड़े हैं वो सब अपने अपने राज्यों के राज्य पशु का नाम बताइए। पहले लिखिए उत्तर प्रदेश, फिर उसके सामने उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। अगर कोई मध्य प्रदेश से, उसके सामने मध्य प्रदेश का राज्य पशु। सब लोग कमेंट में करके बताइए, पता लगेगा मुझे कहां कहां से आप। तो सिक्किम का राज्य पशु क्या है? रेड पांडा। रेड पांडा शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। वृक्ष पर रहता है, आराम से टहनियों पर वृक्ष की बैठा रहता है, ये बहुत शर्मीला है। आप देखेंगे कुछ भी खाने पीने के लिए बोलेंगे तो मना कर देगा, नहीं 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 चाहिए, इस तरीके का शर्मीला है ये। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है। यानी अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चीजें चेंज हो रही हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं अगर कहीं पर, तो ये पांडा जो है उस जगह से प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली बात, भारत दोनों उप प्रजातियों का घर है। भारत दोनों उप प्रजातियों का घर है, अर्थात भारत में दोनों ही प्रजाति के ये पाए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। हिमालयन रेड पांडा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरस फुल्गेंस। एलुरस फुल्गेंस वैज्ञानिक नाम। इधर देख रहे हैं चीनी रेड पांडा। रेड पांडा की 2 उप प्रजातियां,
दो प्रजातियां मुख्य हो गई, एक तो विशाल पांडा, दूसरा रेड पांडा। अब रेड पांडा की दो उप प्रजातियां हैं और दोनों ही भारत में मिलती हैं। पहली को कहते हैं हिमालयन रेड पांडा और दूसरे को कहते हैं चीनी रेड पांडा। एलुरस इस्ट यानी ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी दो फाइटोलेनेटिक प्रजातियों को विभाजित करती हैं, यानी दो प्रजातियां पांडा की वो ये विभाजित करती है। कौन? सियांग नदी। ये भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तथा दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? रेड पांडा का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो रेड पांडा की बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में सिगलिल्ला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो संरक्षित क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस समय पर बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इंपॉर्टेंट आप इस पर टिक करिए। पश्चिम बंगाल में सिगलिल्ला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान दो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां लाल पांडा पाए जाते हैं। रेड पांडा कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के इन दो क्षेत्रों में। यहां तक कि इन संरक्षित क्षेत्रों में भी पांडा की आबादी में गिरावट आई है। इस समय पर पांडा की जो आबादी है उसमें गिरावट आ गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया ये देखिए, संरक्षण की स्थिति देखते हैं, कंजर्वेशन का स्टेटस कैसा है, किसके संदर्भ में? तो पहले रेड पांडा के संदर्भ में देख लेते हैं। ये रेड पांडा है, देखो थोड़ी सी हल्की सी जुबान निकाले हुए है, आंखें गोल गोल सी हैं, क्यूट सा दिख रहा होगा आपको। तो ये क्यूट सा जो रेड पांडा है, इसका कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है? तो देखते हैं, IUCN की जो लिस्ट है, IUCN की जो रेड लिस्ट रहती है उसमें ये लुप्त प्राय है। क्या है? लुप्त प्राय कैटेगरी में। साइट्स जो आप देखते हैं, साइट्स की परिशिष्टि नंबर 1 में, मतलब खतरे में है इस समय पर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में देखेंगे तो वहां भी अनुसूची 1 में है। इसको है बहुत ज्यादा खतरे में है। रेड पांडा का संरक्षण बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। अगली बात अगर हम करें तो जो दूसरा वाला पांडा जिसको हम कहते हैं विशाल पांडा या गेंट कहते हैं, गेंट टर्म जो है, ये है रियलिटी, ये है कि गेंट जो टर्म है इसकी इजाद की थी WWF ने। जो आप देखते हैं रेसलिंग देखते हैं तो एक WWF होती है, एक WWE होती है। तो WWF ने इस गेंट टर्म की इजाद की थी। क्यों? क्योंकि WWE में कई सारे रेसलर इतने बड़े आने लगे, विशालकाय आने लगे कि उनको जो है संबोधित करने के लिए गेंट नाम का टर्म यूज किया गया पहली बार। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं विशाल पांडा की। तो ये जो है विशाल पांडा, जो दोनों बच्चे हैं, ये फोटो मैंने जो लगाया ये बेबी हैं विशाल पांडा के, तो ये दोनों खेल रहे हैं। इनके स्टेटस की बात करें भैया, इनका स्टेटस क्या है? तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये सुभेद्य कैटेगरी में है। साइट्स की परिशिष्टि में ये 1 नंबर पे है। अब रेड पांडा प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप बात जानिए। तो क्या जानेंगे आप कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने इन स्तनधारियों में से 20 को लगभग 5 वर्षों में जंगल में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको क्या कहा जा रहा है? रेड पांडा प्रोजेक्ट। अगली बात, पद्मजा नायडू पार्क दार्जिलिंग, कहां पर? दार्जिलिंग देश के सबसे ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। आपको ध्यान में रखना है, दार्जिलिंग कहां पर है? चाय के लिए। चाय की सबसे पहले जो सफल खेती की गई वो दार्जिलिंग में की गई थी, इसलिए दार्जिलिंग के बारे में आपको कई सारी चीजें जान करके रखनी चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा, आज का होमवर्क भी मैं आपको दे देता हूं, दार्जिलिंग के संदर्भ में आपको पढ़ना है। क्यों प्रसिद्ध है दार्जिलिंग? ठीक है, दार्जिलिंग UPSC मुख्य परीक्षा में भी दार्जिलिंग को केंद्र में रख करके एक प्रश्न बना चुका है। प्रश्न कैसा बनाया था UPSC ने कि दार्जिलिंग में चाय की खेती सफल हो गई जबकि यह अन्यत्र ऐसा नहीं हुआ, क्या वजह रही? ऐसा कुछ करके प्रश्न था। मतलब ये था उसका भाव कि दार्जिलिंग में चाय की खेती सफल हुई सबसे पहले, बाकी जगहों पर भी प्रयास किया गया लेकिन चाय की खेती सफल नहीं हुई। क्या वजह थी?
ये था उसका मूल भाव। प्रश्न पूछा था शायद 17 या 18 में कभी, तो आपको दार्जिलिंग के बारे में जान के रखना है सब कुछ। पद्मजा नायडू पार्क दार्जिलिंग देश के सबसे ऊंचाई वाले चिड़ियाघरों में से एक है। आगे बात करते हैं। इन पांडा को पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंचाई पर संरक्षित क्षेत्र सिगलिल्ला नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। यानी कहां से छोड़ा जाएगा? तो पद्मजा नायडू पार्क से पश्चिम बंगाल का जो सबसे ऊंचाई पर संरक्षित क्षेत्र है सिगलिल्ला नेशनल पार्क, इस पार्क में इनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है सिगलिल्ला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग जिले में सिगलिल्ला रिज पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। कौन सा? सिगलिल्ला। यह शुरू में एक वन्य जीव अभयारण्य था और वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जब चर्चा में है, कौन चर्चा में है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पश्चिम बंगाल का वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम हम देख रहे हैं सिगलिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। तो सिगलिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वन्यजीव अभयारण्य था पहले, लेकिन 1992 में वास्तव में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पश्चिम बंगाल में इनके अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। कभी सही लगवाने के लिए, मिलान करने के लिए प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क नहीं है या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तब आपको शहद रात के लिए भी दार्जिलिंग बहुत फेमस है। मतलब चलिए इधर देखिए। तो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान और न्योरा वैली नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरू माता राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये सब के सब कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। रेड पांडा के संरक्षण हेतु भारत में जो प्रयास किए गए हैं उनमें सबसे पहला जो प्रयास किया गया है वो रेड पांडा आवास को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया है। अब इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया स्थानीय समुदाय के साथ उनकी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकों से परिचित कराकर ईंधन की लकड़ी पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए काम करता है। यानी आपको ध्यान रखना है, रेड पांडा का आवास क्या है? आप जान गए, पेड़ों पर रहता है। अब लोग बाग अगर पेड़ों को ही काट देंगे तो वास्तव में रेड पांडा का जो हैबिटेट है, जो आवास है, वही समाप्त हो जाएगा। तो रेड पांडा का हैबिटेट सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा? जो वृक्षों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उस पर रोक लगानी होगी। अब उस पर रोक लगानी होगी तो इसलिए यहाँ WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया स्थानीय समुदाय के साथ उनकी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकों से परिचित कराकर ईंधन की लकड़ी पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रही है। यानी जो स्थानीय लोग हैं जो जलावन की लकड़ी के लिए वृक्षों को काट देते हैं और वृक्षों को काट करके अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, तो उन लोगों को ये जो संस्था है जो नई तकनीक से संगत ऐसी युक्तियां बता रही है कि भाई आप लोग जो है भोजन गैस पे बना सकते हैं, आप भोजन किसी दूसरे माध्यम से बना सकते हैं, लकड़ियों की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, यदि आप चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। आपको ये बात याद रखनी है। तो इसलिए उनकी जो डिपेंडेंसी है वो लकड़ियों पर कम होगी, और लकड़ियों पर अगर स्थानीय लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी तो रेड पांडा का जो आवास है वो सुरक्षित रहेगा। क्यों दोस्तों? आप एक बात जानते हैं कि वृक्षों पर रहते हैं वो, अगर वृक्ष ही कट जाएंगे तो आवास कहां रहेगा? अगली बात, सिक्किम में 200 से अधिक व्यक्तियों को बायो ब्रिकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। यानी ध्यान आपको ये रखना है, बायो ब्रिकेट का आशय क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में इनके आवासों के संरक्षण के लिए देख रेख करेंगे, वॉलेंटियर की तरह काम करेंगे। ये कहां पर? सिक्किम में 200 से ज्यादा व्यक्तियों को बनाया गया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। अगला काम क्या किया गया है? तो अगले काम में अगर हम देखें तो स्थानीय समर्थन, जो लोकल सपोर्ट है
उसके लिए एफर्ट लगाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे स्थानीय समुदाय वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों में शामिल है जो उनके लिए लाभ प्राप्त करते हैं, साथ ही संरक्षण पहल का समर्थन भी करते हैं। यानी स्थानीय लोग ऐसे हैं जो वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन इनके संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे सुखद हो सकता है, इनको बचाने के लिए सुखद हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में समुदाय आधारित पर्यटन, ध्यान दीजिएगा, समुदाय आधारित पर्यटन स्थानीय लोगों को लाल पांडा देखने के लिए आने वाले पर्यटकों से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो समुदाय आधारित पर्यटन स्थानीय लोगों को लाल पांडा देखने के लिए, यानी अगर किसी क्षेत्र विशेष में लाल पांडा, क्योंकि आप जानते हैं क्यूट होता है, बहुत ज्यादा शर्मीला होता है, तो लोग वक्त देखने के लिए आते हैं। खास करके जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है पांडा को देखने का। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू टाइप के, वो कहते हैं कि हमको जो है पांडा देखना है, लेके चलिए। तो मम्मी पापा जो है, उनके मम्मी डैडी लेके जाते हैं पांडा दिखाने के लिए। अब पांडा देखने के लिए जब वो जाते हैं तो वहां पर जाकर के चिप्स खरीदेंगे, वहां जाकर के कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, माजा, क्योंकि बच्चे माजा ज्यादा पीते हैं, माजा खरीदेंगे। अब माजा कोल्ड ड्रिंक वाले की चल पड़ी, इसके साथ में अगर उनको पानी की बोतल की आवश्यकता पड़ी तो उनकी भी मामला बन गया। इसके साथ में पांडा देखने के लिए जब जाएंगे तो हो सकता है वहां पर थोड़ी बहुत दूर पैदल चलना पड़े, तो जो छोटे बच्चे हैं वो पी पी करने वाले सैंडल पहन के जाते हैं, पी 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 ऐसे करके। तो ऐसे जो है सैंडल वैंडल वालों की दुकान वहां पर चल पड़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल रेड पांडा की वजह से वहां पर पर्यटक आते हैं और पर्यटकों की वजह से वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो क्या वे स्थानीय लोग अपने रोजगार की रक्षा के लिए पांडा की रक्षा नहीं करेंगे? जवाब होगा एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। अभी मैं हाल ही की बात बताऊं, क्योंकि आगरा में पर्यटन से एक बहुत बड़ी इनकम होती है आगरा में, और आगरा का मसला चलने लगा कि भैया ये तो शिव जी का मंदिर है, ये है वो है, ऐसी बातें आई निकल करके। तो आगरा के जो लोग उसमें लिप्त थे, जो लोग पर्यटन वालों से जो है अपना ठीक ठाक आजीविका चला रहे थे, वो लोग कहने लगे अब देखो ये नया बवाल आ गया, अब हमारा हो सकता है अगर किसी तरह से ये मंदिर घोषित हो गया तो हमारा तो गया काम से। अब मंदिर के लिए कितने श्रद्धालु आएंगे? सीमित आएंगे। लेकिन ताजमहल के लिए देश और दुनिया से आते हैं श्रद्धालु। भारत में अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसमें से 90% व्यक्ति ऐसे होंगे जो ताजमहल जाएंगे ही जाएंगे। तो वो कह रहे थे देखिए ये अलग बवाल है। तो इसी प्रकार से ये भी लोग चाहते हैं रेड पांडा का जो है संरक्षण करवाना। अगली बात देखते हैं। तो लाल पांडा की आबादी है तो खतरे को कम करना, एक ये भी प्रयास किया जा रहा है। तो वन निर्भरता को कम करने हेतु तो स्थानीय समुदायों के साथ काम करना, संरक्षण उपायों में शामिल करना तथा आवास क्षरण विखंडन के खतरे को संबोधित करना। यानी सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो रेड पांडा है ये इसकी आबादी कम क्यों हो रही है? तो आबादी कम होने के कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण है कि उनका आवास समाप्त किया जा रहा है। आवास कैसे समाप्त किया जा रहा है? वनों को समाप्त कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो वनों पर जो डिपेंडेंसी है, फॉरेस्ट डिपेंडेंसी जो है, उसको कम किया जा रहा है। साथ में लोगों को बताया जा रहा है कि भाई देखिए ये भी एक प्राणी है और ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, थोड़ा भी आप अपनी हरकतें जो है बढ़ा देंगे ना तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं यहाँ पर। इसलिए आप यहाँ पर इसको रहने देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं सुबह शाम देख लेते होंगे इनको, तो जो ठीक रहेगा। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। अगर हमने संरक्षण उपायों पर ध्यान दिया तो ये बचे रहेंगे। और क्या करेंगे कि जब जब हम संरक्षण उपाय कर रहे हैं तो स्थानीय लोगों को उनमें शामिल कर लेंगे, उनको बताएंगे कि आप भी भैया थोड़ा हेल्प करिए। आवास क्षरण को रोकेंगे, आवासों का जो विखंडन हो रहा है उनको रोकेंगे। तो इस खतरे से बचने के बाद लाल पांडा की आबादी पर जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो कम हो जाएगा। अगली बात, वर्ल्ड वाइड इंडिया ने सिक्किम एंटी रेबीज एंड एनिमल हेल्थ, जिसको सराह कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सराह। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने सिक्किम एंटी रेबीज एंड एनिमल हेल्थ
के साथ भी सहयोग किया है और महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास जंगली कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। देखिए एक बात जानिए, पहले यहां ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि एक जंगली कुत्ते होते हैं, आप कभी YouTube पर सर्च कीजिएगा तो YouTube पर सर्च करेंगे तो जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, इतना भयानक तरीके से शिकार करते हैं कि शिकार करने के हर एक जीव की अपना अलग तरीका है। टाइगर जब शिकार करता है, तो टाइगर जब भी शिकार करेगा तो कोशिश ये करेगा कि उसके आगे से वार किया जाए, गर्दन पे वार किया जाए। लेकिन जंगली कुत्ते जब भी शिकार करते हैं तो ये पीछे से वार करते हैं। और जंगली कुत्तों की शिकार करने की जो टेक्निक है, आप YouTube पर देखिएगा, एकदम डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि कोई भी जीव है जिसकी शिकार कर रहे हैं जंगली कुत्ते, तो खड़ा है जंगली जीव और उस खड़े हुए जंगली जीव का आधा पोर्शन गायब कर देते हैं, मतलब आंत वांत निकाल करके खींच ले जाएंगे और वो एकदम से खड़ाई हुआ है। इस प्रकार से जो है झुंड में शिकार करते हैं। ये एक जंगली कुत्ता जाकर के कुछ नहीं करता है, ये झुंड में चलते हैं, 100, 200, 1000 की संख्या में चलते हैं। और ये किसी भी जीव को जब घेर लेते हैं तो उसको पहले खड़ा करते हैं और फिर उसके खड़े खड़े के जो ऑर्गन्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जंगली कुत्ते इसलिए बहुत ज्यादा भयावह होते हैं। अब जंगली कुत्ते, चूंकि पांडा बहुत क्यूट होता है, बच्चा टाइप का अच्छा लगता है, अब पांडा जो है उसको मार देते हैं जंगली कुत्ते। अब इसलिए यहाँ पर एक पहल शुरू की गई है कि भाई जो जंगली कुत्तों की आबादी इस परिधि में बढ़ रही है उसको हमें रोकना है। तो उसको रोकने के लिए जंगली कुत्तों को पकड़ा और उनकी नसबंदी कर दी कि जाइए बेटा, अब आपकी आबादी बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आबादी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर नसबंदी की गई है जंगली कुत्तों की। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी देखिएगा जंगली कुत्ते को और फिर आपको पता चल जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो टॉपिक है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। तो देखिए, प्रफुल्ल चंद्र राय 2 अगस्त 1861 से 16 जून 1944 तक के बीच का जीवन काल, इनको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी रसायन का भारत में पिता इनको कहा जाता है, जनक इनको कहा जाता है भारत में। ठीक है, इनके बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत सुना होगा। बहरहाल इस समय पे चर्चा में क्यों है, देखिए इधर देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग, वास्तव में ये दिल्ली का रसायन विज्ञान विभाग जो लिखा है, इसकी वजह ये लिखा होता दिल्ली यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ज्यादा सटीक होता। तो वास्तव में हुआ क्या है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने रसायन विज्ञान विभाग में रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के योगदान पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये चाहते हैं वास्तव में कि इनके योगदान के बारे में, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हम देखें एज ए फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखें, या हम एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में इनके कंट्रीब्यूशन को देखें, तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए इनके लिए 2 दिवसीय एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन इनका देखें तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की 161वीं जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, आप जान रहे हैं 75वीं हमने वर्षगांठ पूरी की, तो इसलिए हम जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको हम जनता के समक्ष जो है उनका नाम, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन सारी चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोगों में उनके बारे में जागरूकता हो। दूसरी बात, उनके प्रति सम्मान का भाव जो है वो बढ़ जाए, ये बात आप जानते हैं। तो अमृत महोत्सव के तहत 2-3 अगस्त 2022 को, ध्यान दीजिएगा, आगामी 2 और 3 तारीख जो है को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। रसायन विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और विज्ञान भारती, जिसको विभा कहते हैं, विज्ञान भारती, इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती और नई दिल्ली तथा संस्कृति मंत्रालय, यानी इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती नई दिल्ली में है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन आयोजन में शामिल है। रसायन विज्ञान विभाग पहली बात शामिल है। दूसरी बात जो है विज्ञान भारती अर्थात विभा शामिल है, इसमें विभा शामिल है। तीसरे नंबर पर इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती नई दिल्ली, ये भी शामिल है। चौथे नंबर पे याद रखना है संस्कृति मंत्रालय शामिल है और फिर आपको ध्यान रखना है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ये जो है संयुक्त रूप से जॉइंट जो है क्या कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं। जो बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये जो आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो समाज में आचार्य प्रफुल्ल चंद की विरासत और योगदान का विस्तार करना, लोग जाने उनके बारे में, लोग उनसे प्रेरित हों और फिर अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, जिसका उद्देश्य इसके महत्व के साथ साथ प्राचीन रसायन विज्ञान के बारे में सामान्य जागरूकता व पृष्ठभूमि को बढ़ाना। कि भाई देखिए आज के समय पर देश और दुनिया कितना आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन उस समय पर जब ये हुए थे उस समय पर तो ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन उस समय पर भी इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया। तो आप लोग तो देखिए किस समय में जी रहे हो आप लोग, है ना। ये बात, अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है, यह अप्रत्याशित है कि सरकार वर्ष 1980 के दशक की पारंपरिक अवधारणा से शिक्षा प्रणाली को अद्यतन कर रही है ताकि भारत की परंपराओं और मूल प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 का मतलब क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके। यानी इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब ये जानिए, ये अप्रत्याशित है, मतलब किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था पहले कि हम जो है 1980 के दशक की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें से कुछ चीजों को आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, उसमें प्रयोग करेंगे। हमने प्रयोग किया है, जबकि कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि हम 1980 के दशक की शिक्षा पद्धति से कुछ चीजों को इसमें लेंगे, लेकिन हमने लिया है। ये हमारे लिए थोड़ी गर्व की बात है। और उसके बाद में हमें ध्यान में ये रखना है कि भारत की परंपराओं और मूल प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों को संरेखित किया जा सके। अब आचार्य प्रफुल्ल चंद के बारे में आप और जानना चाहें तो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक थे। वे आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। मूल रूप से एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित उन्होंने कई वर्षों तक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम किया। तो ये इनकी उपलब्धियां, ये आपको ध्यान में रखनी है सारी बातें। आगे ध्यान देते हैं तो उन्होंने 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की। 1995 में, ये याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में आए हैं, पूछ देगा क्या खोज की इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा हमारा। 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी नाम से एक शाही उपाधि प्रदान की। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय साम्राज्य का साथी। अंग्रेजों ने कहा था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो हेल्पफुल हो रहे थे ये। क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे थे उस समय पर, तो इसलिए अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी। वो उपाधि थी भारतीय साम्राज्य का साथी। और फिर 1919 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी ब्रिटिश सरकार ने जो है सम्मानित किया। ये भी बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1920 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कह रहे होंगे सर लगातार 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ जी, लगातार 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रवादी के रूप में वे चाहते थे कि बंगाली उद्यम की दुनिया में आए। एक राष्ट्रवादी के रूप में वह चाहते थे कि बंगाली उद्यम भी दुनिया में आए, ही नहीं भी।
है ना। अगली बात, उन्होंने खुद जो है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स जो है नामक एक केमिकल फर्म की स्थापना की 1901 में, और इसके बाद एक मिसाइल कायम कर दी। वास्तव में 1901 में खुद अपने स्तर पर इतना बड़ा काम कर देना एक बड़ी बात थी। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, इसकी स्थापना इन्होंने की, इसलिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगली बात देखते हैं, वे एक सच्चे तर्कवादी थे और पूरी तरह से जाति व्यवस्था व अन्य तर्कहीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे। ये अच्छी बात है। उन्होंने अपनी मृत्यु तक समाज सुधार के इस कार्य को जारी रखा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि 2 अगस्त 1961 को 2 अगस्त 1961 को उनकी जयंती मनाने के लिए भारतीय डाक द्वारा उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया, यानी डाक टिकट भी इन पर जारी हो चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, ये फोटो है उनके, देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति बहुत सुंदर दिखने वाले होते हैं, बहुत सुशील होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। ऐसा नहीं है। परंपरा हमारी ये दर्शाती है, बताती है, प्रमाणित करती है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपका भौतिक स्वरूप कैसा है ये मायने नहीं रखता है। हालांकि चूंकि सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके के वेशभूषा में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कम से कम समाज में जाएंगे और समाज आपको देख करके प्रेरित होगा। इसलिए आपको अपना एक गेटअप निर्धारित करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप किसी शोध वगैरह पर जाते हैं, काम करते हैं, तब आपके लिए गेटअप जो है ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगली बात देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आपके सामने। इस प्रश्न का यदि आप जवाब देंगे तो फिर इस प्रश्न के बाद में हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताइए 2016 में ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2016 में। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए। तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों हेतु भारत की अपनी खोज, नई शैक्षिक नीति। बताइए आंसर क्या होगा? अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहां पर इस ऑप्शन को हटा करके मैं यहां कर दूं एनपीए से किससे संबंधित है, और यहां कर दूं एनपीए। अब बताना अब आंसर क्या करोगे? मैंने इसको नई शैक्षिक नीति को हटा करके एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। अब बताइए आंसर क्या करेंगे? देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब इसके आंसर दोनों होंगे। दोनों क्यों होंगे? क्योंकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए ये पहल चली थी 2016 में, लेकिन बाद में शायद 18 या 19 या आई थिंक 20 मिशन इंद्रधनुष नाम से एक पहल लाई गई, वो इकोनॉमी के फील्ड में लाई गई, और एनपीए के संबंध में कि भैया एनपीए वगैरह का निपटान, एनपीए कैसे कम हो, इसके लिए एक ये भी एनपीए के संबंध में भी मिशन इंद्रधनुष लाया गया है। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, मिशन इंद्रधनुष दो अलग अलग चीजें हैं। एनपीए के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार आंसर इसका ए था। ये तो मैंने जबरदस्ती ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया था, तो ए हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक टीकाकरण योजना है। क्या है ये मिशन इंद्रधनुष? वास्तव में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, एक वैक्सीनेशन स्कीम है, टीकाकरण योजना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हुए इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करना है जो या तो बिना टीकाकरण के या आंशिक रूप से 7 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए गए हैं, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक यानी टीबी और खसरा और
हेपेटाइटिस बी शामिल है। यानी जो ये चलाया गया है ये वास्तव में एक टीकाकरण प्रोग्राम है। इस टीकाकरण प्रोग्राम में इन 7 बीमारियों के संबंध में टीका लगवाने को लेकर के जागरूकता का काम किया और टीका लगाने की मुहिम को शुरू किया गया। मिशन तकनीकी रूप से WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और अन्य दाता भागीदारों द्वारा समर्थित है। यानी इसका समर्थन इन्होंने किया है, ये इतनी संस्थाएं जो आप देख रहे हैं। तो चलते हैं, यहां से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो नया है। भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, भारत में सबसे पहला, आप ध्यान दीजिएगा, पेपिलोमा वायरस वैक्सीन बना है। पेपिलोमा वैक्सीन क्या होती है, पेपिलोमा वायरस क्या होता है, पेपिलोमा कैंसर क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना के काल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो आप सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक वैक्सीन सिरवेक ने हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको DGCI कहते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे तो DGCI कहेंगे तो आप समझ जाएंगे DGCI का मतलब क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी भारत में जो दवाएं वगैरह होती हैं इनकी जांच पड़ताल करने के लिए, इनकी कीमत वगैरह जो है कहीं एकदम से तो नहीं बढ़ा दी गई है, काला बाजारी तो नहीं हो रही है, इन चीजों को देखने के लिए ये संस्था काम करती है जिसको हम कहते हैं DGCI। इसने बाजार प्राधिकरण प्राप्त किया है, किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक वैक्सीन ने हाल ही में इससे बाजार प्राधिकरण प्राप्त किया है, अर्थात ये अब बाजार में उतारी जा सकती है, बाजार में अब इसको बिक्री के लिए लाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए विकास रॉय जी, ठीक है, धन्यवाद। अब कॉपी पेस्ट मत कीजिए विकास रॉय जी, ठीक है, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि आप जो है मेरी बड़ाई करने की जगह मेरी तौहीन कर रहे हैं, है ना। इसलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जिसको शॉर्ट में कह रहे हैं QHPV, क्योंकि Q से क्या है, क्वाड्रिवेलेंट, और H से ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन, जिसे महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर बहुत बुरी और बहुत बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीमारी है महिलाओं के संदर्भ में। और इससे महिलाओं को इससे जो पीड़ित महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी अब तक, चूंकि वैक्सीन इस स्तर की कोई नहीं थी भारत में। अब पहली बार भारत में वैक्सीन जो है विकसित की गई है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। अगली बात करें तो ग्रीवा कैंसर, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ये क्या है वास्तव में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो ये एक प्रचलित यौन संचारित संक्रमण है। यौन संचारित संक्रमण, ध्यान दीजिएगा, यौन संचारित संक्रमण है सर्वाइकल कैंसर। ये एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए कि कैंसर जो होता है वास्तव में कैंसर क्या है, अनियंत्रित कोशिकाओं का विकास ही तो कैंसर है। जिस जगह पर जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि कोशिकाएं जो है विकसित हो जाती हैं तो कैंसर है। अब किस जगह पर वो कोशिकाएं विकसित हो रही हैं तो उस जगह के नाम से जो है उस कैंसर को जोड़ दिया जाएगा। तो चूंकि ये जो कैंसर है यहाँ पर जो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित हो रही हैं वो हो रही है गर्भाशय ग्रीवा में। इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में अगर ये कोशिका अनियंत्रित रूप से विकसित हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर होने वाले कैंसर को कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर। तो ये गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है जो योनि से जुड़ता है। यानी जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के एकदम मिड पॉइंट पर ये कैंसर जो है देखने को मिलता है। और इस कैंसर का अब तक बहुत दयनीय स्तर पर कोई इलाज नहीं था। तो ये जो वैक्सीन आ गई है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एकदम रामबाण है। ये ज्यादातर HPV
के विशेष रूपों के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है। यानी आप एक बात को जान रहे हैं कि यौन संचारित संक्रमण है, एचपीवी के विशेष रूपों के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के विशेष रूपों के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है, ये बात आप जानते हैं। ये प्रचलित कैंसर रूप है और प्रजनन आयु, जो महिलाओं की प्रजनन की आयु है, विज्ञान के अनुसार सामान्यतः 15 से 44 तक, और कभी कभी आप इसको देखेंगे तो किसी किसी की 15 से 50 भी हो जाती है, लेकिन 15 से 50 वाली महिलाओं की संख्या आज के दौर में बहुत कम है। आज के दौर में आपको ये जो 15 जो उम्र लिखी हुई है, ये 15 की जगह पर आपको 10 भी मिल जाएगी, क्योंकि जो महिलाओं में जो ये एज आती है, इसकी आधुनिक खान पान की वजह से ये जो है पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है, और जिस समय पर जाना चाहिए उस समय पर न जाकर के पहले ही बंद हो जा रहा है। यानी जो एज है ये इस समय पर बहुत डिस्टर्ब हो गई है। ये एज आप देखेंगे तो मिनिमम 10 तक हो जा रही है और मैक्सिमम 30-35 पे जाकर के बंद। 44 एज दी हुई है, लेकिन ये बहुत दिन पहले रिसर्च की गई थी। यदि आज ये अनुमान निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो ये जो एवरेज उम्र आएगी वो 40 से ज्यादा नहीं आएगी, मुझे पूरा अनुमान है 40 से ज्यादा नहीं आएगी। अगली बात, तो इससे जो महिलाओं की मौत होती है वो वास्तव में ओवरऑल जितने कैंसर हैं उन कैंसरों में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौत होती है सर्वाइकल कैंसर से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये WHO की एक एजेंसी है, उसके अनुसार भारत 1.23 लाख मामले के साथ 23 लाख मामले के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है और प्रत्येक वर्ष लगभग 67,000 मौतें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो है मामले कितने, तो 1.23 लाख ऐसे एक्टिव मामले हैं सर्वाइकल कैंसर के, और हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से लगभग 67,000 जो है डेथ हो जाती है भारत में। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ऐसे में जब भारत ऐसी स्थिति में है तब ये वैक्सीन आती है, तो वैक्सीन जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है कि इस वैक्सीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, तो यह हेपेटाइटिस बी टीके के समान वायरस लाइक पार्टिकल्स VLP पर आधारित है और HPV वायरस L1 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करके सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो आप देख रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, इसका वाहक कौन है, किससे होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे होता है। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक भाग है जिसको हम कहते हैं L1 प्रोटीन। तो L1 प्रोटीन जो है इस वायरस का अपनी कॉपियां बनाने में मदद करता है, कॉपी बना लेता है वायरस, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह संक्रमित होता रहता है। अब इसके लिए चूंकि आप दो चीजें जानते हैं कि हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता के लिए दो काम किए जाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता में आप जानते हैं पहले से ही WBC होता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो होता है एंटीबायोटिक और एक होता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो डेवलप होता है ये शरीर में अंदर ही होता है और एंटीबायोटिक बाहर से दिया जाता है। एंटीबायोटिक एज लाइक मेडिसिन, कोई इंजेक्शन वगैरह कोई वैक्सीन दी जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये एंटीबॉडी जो है वो शरीर में डेवलप होगा। एंटीबॉडी शरीर में या तो अपने आप डेवलप हो जाएगा या हमारे एक्सटर्नल कैलकुलेशन से जो है डेवलप होगा। हमने बाहर से कोई दवा वगैरह ऐसी दी या हमने कोई नॉर्मल बहुत कमजोर वायरस को इंजेक्ट कर दिया, हमने नॉर्मल वायरस को शरीर में छोड़ दिया, वो नॉर्मल वायरस जो है शरीर में ऐसी एक्टिविटी करेगा कि शरीर जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर देगा। अब एंटीबॉडी जब शरीर में डेवलप हो जाएगी तब वो केवल इसके प्रति नहीं होगी जो हमने वायरस इंजेक्ट किया है, बल्कि जो प्रमुख वायरस था जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो रहा था उसके प्रति भी हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे चलिए, तो इसे वायरस के 4 स्ट्रेन टाइप 6, टाइप 11 और टाइप 16 और टाइप 18 के खिलाफ प्रभावी बताया गया है। चलिए ठीक बात है भाई, चारों टाइप के प्रति जो है प्रभावी है बहुत ज्यादा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आगे भैया क्लास को क्लास की तरह रहने दीजिए, इसको और कुछ मत बनाइए, रंगमंच मत बनाइए इसको। एक चतुस्संयोजक वैक्सीन एक टीका है जो 4 अलग अलग एंटीजन जैसे 4 भिन्न भिन्न वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करती है। वैक्सीन की बात कही जा रही है कि भैया ये जो है हम कह सकते हैं 4 भिन्न भिन्न प्रकार के अगर वायरस हैं, उनके पास एंटीजन है डिफरेंट टाइप के, तो उनके लिए काम कर सकती है ये वैक्सीन। इसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है और यदि इसे राष्ट्रीय HPV ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन टीकाकरण प्रयासों में शामिल किया जाए और मौजूदा टीकाकरण की तुलना में कम कीमत पर पेश किया जाए तो ये मददगार साबित हो सकता है। यानी हेल्प मिलेगी, भारत में इतने ज्यादा केसेस हैं तो हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। चलिए आगे, विश्व स्तर पर लाइसेंस प्राप्त मौजूदा 2 टीके भारत में एक चतुस्संयोजक वैक्सीन और एक द्विसंयोजक वैक्सीन उपलब्ध है पहले से ही। यानी भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त जो टीके हैं उनकी संख्या पहले से 2 है। तो कौन कौन से टीके? एक का नाम है जिसको हम चतुस्संयोजक वैक्सीन कहते हैं, मर्क से गार्डासिल, और जो दूसरा है वो द्विसंयोजक है, उसको कहते हैं, भैया पढ़ लीजिए, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से सर्वारिक्स, ये दूसरा है। इन दोनों को विश्व स्तर पर लाइसेंस मिला हुआ है, उपलब्ध है और महंगे हैं और उनमें से कोई भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए खास करके ये याद रखना है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कोई भी जो है वैक्सीन शामिल नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अब जो नई डेवलप हुए हैं, चूंकि ये सस्ती और बहनी कीमत पर मिल सकती है, तो सरकार एक बार को सोच सकती है कि अगर हमें देश से सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना है तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इधर देखिए, हाँ जी, तो DGCI वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि मंजूरी के बाद यह सरकार को 9 से 14 वर्ष की आयु की लगभग 50 मिलियन लड़कियों का टीकाकरण करने के लिए थोक में टीके खरीदने में सक्षम बनाएगा। यानी ये बात कही जा रही है कि 9 से 14 वर्ष की उम्र, यानी 9 से 14 वर्ष की उम्र का मतलब यह है कि उस उम्र से पहले जो उम्र है, जिस उम्र में जो महिलाओं का पीरियड वगैरह स्टार्ट होता है, उस उम्र से पहले अगर हम इंजेक्ट कर देते एक वैक्सीन, तो जो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बन सकती है 15 से 45-44 की उम्र के बीच में, वो संभावना समाप्त हो जाएगी अगर हम इस टीके का ऐसा यूटिलाइजेशन करते हैं तो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, चलिए सुनीता चौधरी आप ब्लॉक नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आप पढ़ाई पर फोकस करें एकदम। तो शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये एक अवार्ड है, पुरस्कार है जापान में, ये दिया गया है मरणोपरांत। ये हमारा डिस्कशन का अगला टॉपिक है। तो जापान सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे जापान के, हाल ही में उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है जापान सरकार ने। अगली बात, शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहे, आप जानते हैं। वे संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यानी इनसे पहले ये सम्मान 3 लोगों को और भी मिल चुका है। अगली बात, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है जिसे इनको प्रदान किया जा रहा है मरणोपरांत। ये बात ध्यान देनी है आपको। अगली बात, जापान के सम्राट मेजी ने 1976 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की। इसकी स्थापना की, ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की, और बाद में 4 जनवरी 1988 को इसमें कॉलर ऑफ द ऑर्डर्स को
जोड़ दिया गया। उसके बाद इसका जो आधुनिक रूप है वो सामने आ गया। शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 को उस समय शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को उस समय पर हत्या कर दी गई जब वे एक नारा शहर है, नारा शहर कहां पर, जापान में नारा शहर है, वहां पर एक वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी वहीं पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था तेत्सुया यामागामी। यहाँ इन भाई साहब ने जो कि 41 वर्ष के हैं, इन्होंने 10 मीटर की दूरी से उन पर गोलियां चलाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। यानी जो उनकी मौत हुई उस मौत के लिए जिम्मेदार ये व्यक्ति हैं, इन्होंने उन पर गोली चलाई। अगली बात जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो टॉपिक ये है कि भैया हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान जो है वो शुरू किया गया है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। देश में, पूरे देश में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। अब मसला क्या है भाई, क्यों शुरू करना चाहती है? तो ये अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है। पूछा जाएगा किसके अंतर्गत शुरू किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करें तो गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक बात है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगा के प्रति लोगों में जो सम्मान का भाव पैदा करना और जागरूकता लाना कि भैया तिरंगा को लेकर के हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, KRU भैया जी आप तो बहुत अच्छे हैं, चलिए ठीक है। अरीसा मलिक जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब गुड मॉर्निंग हो रही है बेटा, क्लास समाप्ति की ओर है, अब जो है आप आ रहे हैं, टाइम से आया करिए कल से, ठीक है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन, फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता 2002 में बताए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। भारत में ये पूछा गया है कई बार, पीसीएस के लेवल पे ज्यादातर पूछा गया है कि भारत में ध्वज जो संहिता है वो कब की चल रही है, तो 2002 की। इस ध्वज संहिता के अनुसार ये बताया जाता है कि हम जो है भारतीय तिरंगे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रदर्शन के बारे में बताया गया है कि इसका प्रदर्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसको फहराने के नियम क्या क्या हैं। इन सारी चीजों का विवरण कहाँ पर है, संविधान में नहीं है, ध्वज आचार संहिता 2002 में। ये आचार संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू की गई थी। ध्वज आचार संहिता 2002 ने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगा के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी है। ये बात आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 पार्ट में जो विभाजित किया गया है। तो 3 पार्ट में क्या क्या है ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी प्रश्न बन जाए कि भैया ध्वज संहिता 2002, अब आप सोचेंगे ये तो हमने याद ही किया था 2002 है, ये प्रश्न में ही दे दिया। वो अब देगा कि 2002 कितने भागों में विभाजित है और किस भाग में क्या दिया है, तो उसके लिए आपको याद करके रखना है। 3 भागों में है। पहले भाग में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, सामान्य विवरण दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण किसमें? पहले भाग में ध्वज संहिता के। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। तो जो आपने बचपन में स्कूल में जाकर के झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पावे चाहे जान भले ही जावे, ये आपने जो है बचपन में गाया हुआ स्कूल में, और फिर जो है लाइन में लग गए होंगे बूंदी के लड्डू लेने के लिए या बतासे लेने के लिए, और फिर लेकर के घर चले आए होंगे। लेकिन सोच करके अब देखिएगा, बचपन में तो नहीं सोच पाए होंगे खैर, कि ये जो मामला चल रहा है स्कूल में,
ये किस नियम के तहत चल रहा है? तो ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के तहत चल रहा है ये मामला, जो स्कूल में आपने देखा था बचपन में जो आप गए थे। हाँ जी, एकदम नितेश पाल जी। चलिए आगे देखते हैं। तो संहिता का तीसरा भाग जो है केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। यानी इस जो संहिता है इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उनमें मुख्य बात पहली ये है कि भैया तिरंगे का जो उपयोग है वो व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। यदि आप ट्रेड एंड कोई अपना निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं तो तिरंगे का वहां पर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है। किसके तहत प्रतिबंधित है? तो ध्वज संहिता 2002। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब भैया सजावट वजावट के लिए मत लगा देना। पता चले शादी में कनात जो टेंट में आती है उसकी जगह पे, कनात की जगह पे झंडा जो है लगा दिया तो बहुत मारे जाओगे, बहुत कूटे जाओगे, क्योंकि ध्वज संहिता 2002 जो है इसका उल्लंघन हो जाएगा। अगली बात, आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो, ध्यान दीजिएगा, केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिन्हित वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। यानी आधिकारिक प्रदर्शन, यानी ऑफिशियली आप क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आप जो काम करेंगे वो आधिकारिक किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया कि आपने जो अपने यहाँ टेलर पे जो है एक बनवा दिया झंडा और उसमें जो 24 तीलियां होती हैं, आपने सोचा अरे 24 कौन बनाएगा, ऐसा करते 7-8 बना दे, तू 7-8 तीली कर दे और 7-8 जो है तीली आपने लगवा करके झंडे में, कलर वलर सब कुछ वैसा ही है, और आपने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। तब दोस्तों आपको जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये बहुत ठांसेगा आकर के। पहली बात तो हमसे अनुमति नहीं लिए, दूसरी बात जो मानक निर्धारित कर दिए हैं, क्योंकि इसको ISO कहते हैं, ISO जो हमने मानक निर्धारित कर दिए हैं वही मानक होना चाहिए झंडे का, वैसा ही कलर होना चाहिए, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। अगर कुछ भी छेड़छाड़ की आपने, कुछ भी छेड़खानी की आपने तो आरोप नहीं लगेगा, सीधी सजा मिलेगी आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला जो मामला है अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस दोस्तों आप जानते हैं ये बहुत ही ग्रेट फीमेल है, बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है, मलाला यूसुफजई। तो वास्तव में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाने की जो है शुरुआत की गई है। प्रत्येक वर्ष जो है 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान में जो जन्मी है, जिनका नाम है वास्तव में समाज सेवा इस समय पर कर रही हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है मलाला यूसुफजई को। हालांकि जॉइंट मिला था इनको, साथ में मिला था 2 लोगों को। तो 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएनओ ने विश्व मलाला दिवस घोषित किया है। क्यों किया है मलाला दिवस घोषित? तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। देखिए वास्तविकता ये है कि आप इनका कभी कोई स्पीच सुन लीजिएगा, दिया हुआ है यूट्यूब पर बहुत सारे स्पीच। इन्होंने ना व्यवहारिक बातों को प्रस्तुत किया है। ये पढ़ना चाहती थी, ये अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एक तालिबान नाम का संगठन है। क्या नाम है? तालिबान नाम का संगठन। तालिबानियों ने इन्हें अपनी गिरफ्त में रखा और दोस्तों इनके साथ में बहुत सारी हिंसात्मक गतिविधियां की और ये किसी तरह से जब छूट करके आ गई और इन्होंने फिर भी पेशेंस बना करके रखा, चीजों को अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया, तो इससे खुश हुए युवा जो है नोबेल कमेटी खुश हुई और नोबेल कमेटी ने इन्हें
पीस का जो शांति का जो नोबेल प्राइज है उसके लिए इनका नाम जो है रखा और इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो वास्तव में इनसे प्रेरणा लेने के लिए इनके जन्मदिन को मलाला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देश और दुनिया सब जगह पर कि महिलाओं के अधिकार क्या है, महिलाएं अपने अधिकारों को जाने, बच्चों के अधिकार क्या है, बच्चे अपने अधिकारों को जाने और वास्तव में बाकी लोग जो हैं महिला और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। इस जागरूकता के लिए मलाला दिवस मनाने की शुरुआत जो है यूएनओ ने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। मलाला को कभी भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। शुरुआती स्तर की बात है। हालांकि मलाला ने घर पर रहने से इनकार कर दिया और लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। यह पूरी कहानी नहीं है लेकिन मलाला के मुंह से ही आप कहानी सुनिएगा कभी, उन्होंने बताई है ये यूट्यूब पर। 2013 में मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को भी संबोधित कर दिया है एक बार। मलाला तथा उनके पिता ने मलाला फंड, ध्यान दीजिएगा, मलाला फंड की स्थापना की जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करता है। मलाला फंड किसके संबंध में बनाया गया है तो ध्यान दीजिएगा, युवा जो लड़कियां हैं उनके स्कूल जाने के लिए जो काम करता है ये है, आपको ध्यान रखना है। ठीक बात है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी कि यूसुफजई को पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है और दिसंबर 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात जो हम कर रहे हैं, मलाला ने सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये इनके नाम अब तक की हिस्ट्री है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में क्या नाम था, अमेरिका का जो व्यक्ति था जूनियर जिसको कहते थे, अब तक का रिकॉर्ड उनके नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम जूनियर है। मैं फिलोसफी वगैरह पढ़ाता हूं तब उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करता हूं, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके नाम के पीछे जूनियर लगा हुआ है, ये जान लीजिए। उनको अब तक का रिकॉर्ड था कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन यदि बात की जाए शांति के नोबेल में, तो शांति के नोबेल में इनको सबसे कम उम्र में मिल गया है। आगे बात करते हैं। 2017 में मलाला को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के रूप में नामित किया गया था। 2017 में, ध्यान दीजिएगा, कहां पर, संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में, यानी यहां पर शांति दूत के रूप में। मलाला अपने कार्य और साहस के लिए 40 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये बात हो गई हमारी पूरी। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये सेशन को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि अब ये वाला जो टॉपिक है इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन खींचना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो भैया अब जो है काम ले लीजिए, आप जो गृह कार्य ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। आप लोग होमवर्क को जो है करके आपको दिखाना है। एक तो मैं होमवर्क आपको पहले बताया हूं बीच में क्लास में कोई, उसको करना है। दूसरी बात और लीजिए, दूसरी बार अंतिम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, यानी लेटेस्ट कौन से वर्ष के नोबेल पुरस्कार मिल गए हैं, उनमें कौन कौन विजेता है, कौन कौन है, और इसके अलावा किस क्षेत्र में मिला है। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को रसायन के लिए मिला है, रसायन, तो रसायन के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया, ये आपको इस तरीके से बताना है कि भाई ये ए नाम के व्यक्ति, इन्हें रसायन के क्षेत्र में मिला है, इस कार्य के लिए नोबेल मिला है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा ये, और अपेक्षा करूंगा कि सब लोग होमवर्क का जवाब देंगे। चलिए, तो ध्यान रखिए, आप अपना
और अपनों का हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।